आकाशवाणी के आप सभी प्यारे श्रोताओं को चंद्र ऋषि ठाकुर का नमस्कार। श्रोताओं, आजकल हमारे सुकमा का एक लड़का काफी सुर्खियां बटोर रहा है। जब भी आप सोशल मीडिया खोलकर देखेंगे तो यही पाएंगे, सुकमा का ये लड़का गजब अंग्रेजी बोलता है। दिल्ली यूथ पार्लियामेंट में गूंजा बस्तर का स्वर। सुकमा के सुशील मरकाम का इंग्लिश स्पीच। दिल्ली की युवा संसद में सुकमा की गूंज। धोबनपाल के युवा सुशील मरकाम जी ने पारंपरिक बस्तर वेशभूषा में किया युवा संसद में प्रवेश। और ऐसे ही बहुत सारे न्यूज फीड या कहें रील्स, शॉर्ट्स या जो भी सोशल मीडिया के टर्म्स हैं, उसमें आप पाएंगे कि सुशील मरकाम जी सुकमा के जो हैं वो छाए हुए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना जो हमारे इतने सारे युवाओं को प्रभावित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें हम आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित करें। इसलिए आज हमने आकाशवाणी के स्टूडियो में आमंत्रित किया है सुशील मरकाम जी को। सबसे पहले आपका स्वागत है सुशील, आकाशवाणी के स्टूडियो में। और शुरुआत में ही मैंने अपने श्रोताओं को बता दिया कि किस तरह से आप पूरे सोशल मीडिया में छाए हुए हैं और हर तरफ आपकी बात हो रही है और युवाओं को आप काफी प्रेरित भी कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हम थोड़ी सी जानकारी आपसे प्राप्त करें। आपकी जो यात्रा है दिल्ली के युवा संसद तक, उस यात्रा के बारे में हम जाएं। तो शुरुआत करते हैं आपके बारे में, आपका परिचय जानकर, वो भी आपकी जुबानी। हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और किस तरह आप दिल्ली के युवा संसद तक पहुंचे। तो शुरू करें आप। जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी श्रोतागण हैं उन सभी को जय जोहार। जैसे कि मैंने कहा, ये मेरे लिए भी बहुत गर्व का क्षण है, अभी भी है। और जब मैं वहाँ अपने कल्चर और स्टेट को रिप्रेजेंट करने गया था, वो भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व का क्षण था। खैर, मैंने ये नहीं सोचा हुआ था कि चीज़ें इस तरीके से लाइमलाइट में आएंगी, लोगों को इतना पसंद आएगा और लोग इतना प्यार देंगे, सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही नहीं, बाहर के लोग भी। तो खैर, ये बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है हमारे लिए और हर एक आदिवासी के लिए भी। मेरा जन्म जो है ग्राम पंचायत दुबनपाल में हुआ है, जो सुकमा जिले में छिंदगढ़ ब्लॉक के अंदर आता है। और मेरे पिताजी का नाम श्री गंगाराम मरकाम है, माताजी का नाम हुंगी मरकाम है। और मेरे पिताजी गांव के भूतपूर्व सरपंच भी रहे हैं, मतलब एक राजनेता के तौर पे भी वो काम किया उन्होंने, वहाँ पे गांव के मुखिया भी रहे हैं। और उसके अलावा पिताजी मुख्य रूप से कृषि करते थे, तो बचपन से कृषि भी देखता आया हूँ। और उसके बाद जैसे घर पे एक पहला लड़का मैं था जिसको इंग्लिश मीडियम में डाला गया था, मतलब जितने भी हम लोग भाई बहन हैं उनमें से सुकमा में एक IMST इंग्लिश मीडियम स्कूल है जहाँ मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई। उसके बाद मेरा सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हुआ, तो 6th से लेकर 12th तक मेरी सारी स्कूलिंग नवोदय विद्यालय में हुई है। पहले 10th तक मैं नवोदय विद्यालय सुकमा में ही था, उसके बाद माइग्रेशंस होते हैं तो 11th 12th के लिए मैं जशपुर चला गया। उसके बाद 1-2 साल मैंने प्रिपरेशंस करने की कोशिश की IIT JEE की, क्योंकि मैं मैथ्स स्टूडेंट था, बट समहाउ वहाँ मुझे सक्सेस नहीं मिला। तो फिर मैंने BHU का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जहाँ से मैंने BA हॉनर्स पॉलिटिकल साइंस की डिग्री मतलब कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है सुकमा से BHU तक। और अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं और दिल्ली संसद कैसे गए, उसकी क्या कहानी है? वर्तमान में जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, जैसे आप सभी को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे सुकमा एक बहुत छोटा सा इलाका है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, देखिए एक परसेप्शन की बात होती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे दो हम धारणा बना लेते हैं जब हम बाहर जाते हैं या फिर हम सुकमा में भी होते हैं, तो बाहर के लोग आके जिस तरीके से सुकमा के लिए बात करते हैं, तो बचपन से जब ये सारी चीज़ें आप देखते आते हो तो कहीं ना कहीं जब आपको ये चीज़ें तकलीफ देती हैं कि सुकमा खैर बहुत प्यारी जगह है, क्योंकि जो लोग नहीं आए हैं वो ऐसी धारणाएं बना के रखें। क्योंकि जैसे मेरा भी कोई दोस्त है जो बाहर का है, वो मुझे फ़ोन करके पहले ये पूछता है मुझे घूमने आना है, मुझे कोई पकड़ तो नहीं लेगा वहाँ पे। तो जब इस तरह के क्वेश्चन राइज होते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि मैं तो यहाँ इतने साल से रह रहा हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं पकड़ा आज तक, मैं तो फ्रीली घूम रहा हूँ, मैंने तो इवन आज तक देखा भी नहीं है। तो जब ऐसे सवाल आते हैं तो बचपन से कहीं ना कहीं एक चीज़ माइंड में था कि जैसे जैसे बढ़ रहे थे, जैसे जैसे थोड़ी समझदारी बढ़ रही थी, तो एक चीज़ ये था कि किसी भी तरीके से हम अगर थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट कर पाए, सुकमा का जो भी इमेज है लोगों ने बना के रखा हुआ है अपने दिमाग पे, उसको अगर थोड़ा बहुत भी बदल पाए तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो सुकमा में जैसे मैं टीचिंग का भी काम करता हूँ एज अ हॉबी, मुझे अच्छा लगता है, मेरे ट्यूशन क्लासेस भी हैं, काउंसलिंग भी करता हूँ मैं, वर्कशॉप्स भी, एंकरिंग भी करता हूँ मैं। सुकमा में हम लोग की एक टीम है राइजिंग स्टार सुकमा करके, जहाँ पे सारे यूथ्स हैं, हमारे पास डांसर्स सिंगर्स सारे लोग हैं। तो हम लोग इवेंट्स करते हैं वहाँ पे, जितने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं डांस के, गरबा के वगैरह, तो एज अ एंकर और मैनेजमेंट हम लोग देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें राइट नाउ मैं कर रहा हूँ। और रही बात संसद भवन जाने,
ये एक कंपटीशन होता है, मैं एक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ 2022 से, नेहरू युवा केंद्र संगठन करके, बहुत लोग शायद जानते भी होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे सुकमा जैसे क्षेत्रों के लिए काम कर रहा है ताकि वहाँ के यूथ आगे आए। तो जब से मैं नेहरू युवा केंद्र से जुड़ा हुआ हूँ, उसके बाद मुझे ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। और फर्स्ट टाइम 2022 में युवा सांसद करके ये जो कार्यक्रम है ये हुआ। तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि स्पीकिंग में मैं इतना आगे जा सकता हूँ। बस ये था कि स्कूल टाइम से ही मुझे स्पीकिंग और बाकी चीज़ें थोड़ी पसंद है, तो इस वजह से मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो मैं डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया। और कोविड के वजह से उस समय वर्चुअल हुआ, सारा ऑनलाइन था, तो हमको जूम मीट पे सारे के सारे कनेक्ट होने थे और आपको अपनी वीडियो ऑन करके आपको कैमरे में देख के 3 मिनट बोलना था। तो ये सारी चीज़ें मैंने की। तो जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, मैं डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया। तो अब जब फर्स्ट आया तो अब ये था कि स्टेट में होना है। जब स्टेट में भी सेम प्रोसीजर हुआ और वर्चुअली था। तो जब वहाँ पे वो मुझे टॉपिक दिया गया, वहाँ पे मैंने बोला, मीडियम मेरा इंग्लिश ही था। तो रिजल्ट अनाउंस हुए तो मेरी रैंक स्टेट में 6 आई। और वहाँ मैं अकेला लड़का था और पूरे बस्तर संभाग से मैं अकेला था। तो उस समय जो मेरी यूथ ऑफिसर हैं जगदलपुर की मैडम अंजलि मैडम, उन्होंने मुझे बोला कि सुशील तुम बस्तर से अकेले हो और ये बहुत अच्छी बात है कि बस्तर संभाग से एक स्पीकर हमें मिल गया। और उस समय भी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो उस समय फिर ये हुआ था कि मेरे स्टेट में रैंक 6 आई थी, जबकि कंपटीशन में आपके रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ सब वाले। 6 आने की वजह से उस टाइम मुझे फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट जाने का मौका मिला था। ये 25 दिसंबर की बात है 2022, मदन मोहन मालवीय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थ एनिवर्सरी पे। तो जब मैं वहाँ गया था तो मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बट 6 आया था, स्टेट में टॉप 10 में था, इसलिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था। सिलेक्शन प्रोसीजर यही था। तो जब मुझे वहाँ जाने का मौका मिला तो हमें गाइडलाइंस मिले गए थे कि आपको ट्रेडिशनल अटायर में आना है। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया। एक्चुअली जैसे मैं एक गोंड कम्युनिटी से आता हूँ, बट इसलिए ये होता है कि कहीं ना कहीं आपको उतने मौके नहीं मिलते कि आप पूरा अटायर पहनो और कभी जा भी पाओ, क्योंकि अभी चीज़ें ऐसे हैं कि लोग भी उतने कंफर्टेबल नहीं होते। तो जब मुझे बोला गया तो फिर मैंने बोला कि अब पार्लियामेंट जाना है तो पूरा अटायर तो होना ही चाहिए। फिर मैंने अपने दोस्त उसको कॉल लगाया, सबसे बोला कि मुझे ये सामान चाहिए। फिर सब लोगों ने मुझे सामान ला के दिया और फिर वो सब पहन के मैं वहाँ गया। तो स्टार्टिंग में तो ये था कि लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होगा। जब मैं वहाँ गया, वहाँ पे सबसे पहले मुझे मिलते डिप्टी डायरेक्टर जो वहाँ पे मैनेजमेंट देखते थे पार्लियामेंट के, वो सर मिले मुझे। उन्होंने सबसे पहले सवाल किया मुझे, आप कहाँ से? मैंने कहा छत्तीसगढ़ से। फिर उन्होंने मेरे चेकिंग वेकिंग किया। चेकिंग करने के बाद उन्होंने सबसे पहले मेरे साथ फ़ोटोज़ खींचे वहाँ पे। मतलब वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर जो हैं आपके साथ फ़ोटोज़ ले रहे हैं, सोचिए। तो उसके बाद उन्होंने सुबह से शाम तक मेरे साथ वक्त बिताया। तो उस समय मुझे स्पीच देने का मौका नहीं मिला था पार्लियामेंट में। और संसद टीवी पे पूरा प्रोग्राम लाइव आता है, बहुत लोग को नहीं भी पता है, क्योंकि ये नेशनल इवेंट होता है और बहुत वीआईपीज आते हैं। अब ये था कि मुझे स्पीच भी देना था, क्योंकि ये भी सिलेक्शंस होते हैं वहाँ पे। तो इस स्पीच में भी ये था कि 8 लोग को बोलना था और मेरी रैंक 9th आ गई थी, तो एक रैंक की वजह से भी मैं नहीं बोल पाया पार्लियामेंट में। तो ये एक दिन मुझे पहले ही पता चला, तो ये और मैं घर पे बता चुका था कि मैं स्पीच देने वाला हूँ। मेरे दोस्तों को भी मैंने बता दिया था कि मैं स्पीच देने वाला हूँ। तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट था, तो मैं कहीं ना कहीं निराश था इस चीज़ को लेकर कि शायद अब मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो मैं बैठा था। बट उस दिन हुआ ये कि जितने भी मेरे दोस्त लोग थे, अलग स्टेट से आए हुए थे, उन सब ने भाषण दिया, जितने लोग का नाम था। बट उनसे कम तो नहीं, बट उनसे ज़्यादा ही चर्चा मेरी हुई वहाँ पे। तो मतलब उस दिन मुझे सच बताऊँ तो जो अपने बस्तर का कल्चर है, जो अपने आइडेंटिटी है, उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया उस दिन। मतलब जितना एक बच्चे को अपनी माँ से होता है वो तो होता है, लेकिन रियलाइजेशन जब तक ना उस चीज़ की एहसास ना हो तो तब तक शायद वो नहीं होता। तो उस दिन मुझे शायद उस चीज़ की एहसास हुई, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक मैं सेलिब्रिटी जैसा फील कर रहा था। जहाँ लंच करने जा रहा हूँ वहाँ पूछ रहे हैं, वहाँ फोटोग्राफ्स हो रहे हैं, कैमरा मैन का भी सारा अटेंशन मेरे ऊपर है, क्योंकि वहाँ पे भी स्क्रीन लगे होते हैं, तो पता होता है हमें कि आप स्क्रीन पे कब आ रहे हो। तो वो भी कंटिन्यूसली कर रहे हैं। फोटो सेशन के टाइम पे ओम बिरला जी के साथ मुझे बगल में बिठाया गया। जैसे होता है ना कि हम खुद ही जाके बैठ जाएं, बट वहाँ पे बोल रहे हैं कि सुशील आप पूरे गेटअप में आप बैठ जाइए। तो जब इतना अटेंशन मिल रहा है सबको, बट वो मेरे लिए नहीं मिल रहा था। उनको थोड़ी पता है कि सुशील कौन है। उनको बस ये पता है कि छत्तीसगढ़ से एक लड़का आया हुआ है जो कंप्लीट वेशभूषा में है और उसकी संस्कृति इतनी अट्रैक्टिव है कि वो सबका अट्रैक्शन खींचा हुआ है। और उसके बाद जब हम पार्लियामेंट में, तो इतना अट्रैक्शन मिल ही रहा था, फोटोग्राफ सारी चीज़ें हो रही थी। तो उसके बाद जब हम वहाँ से विजिट कराने लेके जाते हैं, तो जब हम बाहर विजिट करने गए, तो विजिट करने इंडिया गेट गए, वॉर मेमोरियल गए, तो वहाँ पे भी ऐसा था कि जैसे ही बस से उतर रहा हूँ वैसे ही वहाँ के जो सिविलियंस हैं, अभी आप कहाँ से हैं,
ऐसे पूछने, जब मैं बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ का हूँ ऐसा, अच्छा बहुत प्यारे लोग रहे, आपके साथ फ़ोटो ले लें। तो मतलब ये सारी चीज़ें जब हुई ना, तो फाइनली मेरे दिमाग में ये था कि जब हमारा कल्चर इतना अच्छा है, माँ बस्तर छत्तीसगढ़ जो है अपने कल्चर को लेके और अपना जो भी नेचर को लेके इतना प्यारा है, तो उसे हम प्रमोट क्यों नहीं करना चाहिए। तो इस वक्त जब मुझे मौका मिला और जब मुझे पता चला, सेम प्रोसीजर था, फिर से यूथ पार्लियामेंट हुआ और उसमें स्टेट में मेरी रैंक 4 था इस बार, और 4th की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। तो इस बार जब मुझे पता चला कि आपको जाना है, तो मैं पहले से ही रेडी था कि मुझे वापस उसी गेटअप में जाना है और कोशिश करना है कि पहले तो मेरे कल्चर ने बोला, इस बार अगर कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ बोल बैठे तो शायद बेहतर होगा, और शायद बोल बैठा है और सबको पसंद भी आ रहा है। जी जी। आपने वहां पे युवा संसद में जाके जिस तरह से जी सिर्फ बस्तर का ही नहीं छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया, जी वो काबिले तारीफ है। और आपको तो पता ही है कि वहां पे आपको कितना अटेंशन मिला था, और अभी आपने अपनी कहानी हमें बताई, तो हमें पता चल रहा है कि बस्तर की जो संस्कृति है, यहाँ की वेशभूषा है, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो वेशभूषा है, वो कितनी प्यारी है। लेकिन जो लोग छत्तीसगढ़ में ही रहते हैं या फिर जो बस्तर में ही रहते हैं, मुझे लगता है वो ही उस चीज को कम आंकते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि बाहर जो मीडिया वालों की भी हम गलती बोल सकते हैं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। बाहर बस्तर को और छत्तीसगढ़ को उसी तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कि बस्तर में नक्सलवाद है, बात है। वहां पे नक्सली की समस्या है, छत्तीसगढ़ के लोग पिछड़े हैं। जबकि जी उन्हें ये नहीं पता है कितना धनी है छत्तीसगढ़, चाहे वो खनिज संपदा के क्षेत्र में हो, चाहे वो संस्कृति के रूप में हो, चाहे बिल्कुल। वेशभूषा, चाहे बोलियां, हर चीज में छत्तीसगढ़ जो है वो काफी समृद्ध है। और बिल्कुल इस चीज को दुनिया के सामने रखने की जिम्मेदारी यहाँ के युवाओं की है, यहाँ के लोगों की है। और आप क्योंकि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, बस्तर की संस्कृति को बाहर दुनिया के सामने, भारत के अन्य प्रांत के लोगों के सामने रख रहे हैं, तो ये आपका जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है। ये तो आपने बता दिया कि आप बस्तर से दिल्ली के युवा संसद तक कैसे पहुंचे। जी। अब हम जानना चाहेंगे कि युवा संसद में जाने के बाद आपको अपने जीवन में क्या परिवर्तन नजर आया। सबसे बड़ा जो बदलाव है मुझे इस वक्त जो नज़र आ रहा है, अभी आपने बात की कि कहीं ना कहीं देखिए, हमेशा गलती जो है हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, बट अक्सर ये होता है कि हम दूसरों को दोष देने के बजाय खुद पे हम नहीं ध्यान देते कि हम क्या कर रहे हैं। तो जैसे बस्तर की बात है, अगर आज कहीं ना कहीं बस्तर अगर पीछे है, उस तरीके का विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें गलती हमारी भी है। हम सरकार को हर वक्त नहीं कोस सकते, हम नक्सलवाद को हर वक्त नहीं कोस सकते। अब जैसे देखिए, सोच सोच का फ़र्क होता है, हो सकता है मेरी बात से कुछ लोग सहमत ना भी हों, पर मेरा ये कहना है कि अगर मुझे स्कूल मिला है, तो मैं अगर अच्छे से पढ़ाई करूं और अगर उस लेवल की शिक्षा लूं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ाई सब करते हैं, पर गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा होती है उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो अगर वो बस्तर का हर एक लड़का अगर वो पानी के पीछे पड़ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेने के बाद उसमें इतनी समझ आ जाती है कि सही क्या है, गलत क्या है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे ये हो जाता है कि हम पढ़ लिए हैं, लिख लिए हैं, तो उस कहीं ना कहीं संस्कृति या अपने कल्चर से दूरी बनाने लग जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ से जुड़ना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हम उसको सही तरीके से प्रसार नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए आप, जैसे यही बात है, अब हम यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी या फेसबुक में हम रील्स देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, तो आप जितने भी आदिवासी हैं उनको आप यही देखोगे, उन्होंने नॉर्मल सा गेटअप पहना हुआ है, पंख लगाया हुआ है, सिक्कों की माला पहनी हुई है। वही एक सोचने वाली बात है ना कि आदिवासी सिर्फ वेशभूषा से नहीं होता है। तो आप क्या पोर्ट्रे कर रहे हो, आप क्या दर्शा रहे हो कि आदिवासी सिर्फ पहन लेता है तो क्या हो जाता है? नहीं, आपको अगर आदिवासी कैसे रहते हैं, अगर आपको वो चीज़ दिखाना है, तो संस्कृति जो होती है वो हमारा लाइफस्टाइल होता है, जिस तरीके से हम रहते हैं। तो वो सुबह से उठने से लेकर शाम के सोने तक जो दिनचर्या होता है, जो हमारे खान पान में है, जो हमारा रहन सहन में है, तो वो एक आदिवासी की ज़िंदगी को दिखाता है। तो हम सोशल मीडिया पे, और जैसे आपने कहा सही बात है, मीडिया उस तरीके से चीज़ें नहीं शो कर रही है, वो उनको तो टीआरपी चाहिए, टीआरपी की वजह से वो बस एक न्यूज़ छापती है जो मैक्सिमम उनको लाइमलाइट देती है, बट एक्चुअल चीज़ जो है वो नहीं दिखाती है। तो इस वजह से भी दिक्कतें होती हैं कहीं ना कहीं। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि जो हमारे जो लोग हैं उनको इस चीज़ पे ज़्यादा अवेयर होने की, क्योंकि देखिए हम डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो मैक्सिमम यहाँ के जो लोग हैं, हम उन चीज़ों पे अड़ जाते हैं। जैसे देखिए, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जैसे हम बाबा साहब की बात करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैक्सिमम लोग जो बाबा साहब के बारे में बात करते हैं, उनको बाबा साहब के बारे में नहीं पता है। जो संविधान के बारे में बात करते हैं, मैक्सिमम यहाँ के जो युवा हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, उनको संविधान के बारे में नहीं पता है। तो ये कितनी बुरी बात है।
हम बस अपनी बात को सही बताने के लिए, हम बस खुद को सही कहने के लिए ये चीज़ कह देते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद इस वजह से हम पीछे हैं और ये हमारी गलती है। अगर इसको हम सुधारें तो मुझे नहीं लगता कि हम पीछे रहेंगे या कोई दिक्कतें होंगी। तो इस वजह से जो इस वक्त मैं, जो आपका सवाल था कि मेरे अंदर में क्या बदलाव महसूस कर पा रहा हूँ, तो इतना प्यार और इतना रिस्पॉन्स मिलने के बाद अभी भी मिल रहा है आज तक, जबकि अब 10 दिन हो चुके हैं। कभी कभी ये होता है कि लोग 2 दिनों में, एक हफ्ते में भूल जाते हैं, बट अभी मेरे पास मैसेजेस आ रही हैं और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो जो एक बदलाव मैं खुद पे महसूस कर पा रहा हूँ वो ये है कि कहीं ना कहीं मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। जी। मतलब पहले सुशील को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत लोग पहचान रहे हैं, पर फिर भी ये चीज़ है, कहीं ना कहीं सुशील मरकाम उस नाम को जान रहे हैं और मुझे जान रहे हैं। तो उसके पीछे वो स्पीच है, वो संसद भवन है और वो संस्कृति है। तो इसलिए अब मुझे ऐसा लगता है कि अब वो बदलाव जो मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ वो एक जिम्मेदारी की है, कि अब अगर मुझे कोई अगला कदम उठाना होगा या फिर करना भी होगा तो शायद एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे उठाना पड़ेगा, ताकि मैं एक अच्छा मैसेज जो है यहाँ के लोगों को कन्वे कर सकूँ। जी, जैसा कि आपने कहा कि अब सभी का अटेंशन है वो आपकी तरफ है, और सही बात भी है। अब आप एक पब्लिक फिगर बन चुके हैं, लोग आपको पहचानने लगे हैं, और जब आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं तो उसके साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती है, जी। जिसकी बात अभी आपने कही। तो क्या लगता है, आप आगे कौन सी जिम्मेदारियां निभाना चाहेंगे, या फिर आपका विजन बस्तर के युवाओं के लिए क्या है, बस्तर के लिए क्या है? आगे भविष्य में आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहेंगे आप भविष्य में? देखिए, तो मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा कि खासकर बस्तर के युवाओं के लिए, बस्तर बस्तर के के, लिए क्या जी करना वही चाहेंगे? बात है। मतलब मैक्सिमम बस्तर को लेके या छत्तीसगढ़ को लेके मैक्सिमम जो मैं बस्तर को लेके फील करता हूँ, क्योंकि देखिए यहीं पैदा हुए हैं और यहीं पले बड़े भी हैं और बचपन से बहुत सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं। तो पहला चीज़ तो एजुकेशन है, जिस पे मैं काम करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे मैंने भी कहा कि एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए। और वो सिर्फ सुशील ही क्यों, बस्तर का हर एक लड़का डिज़र्व करता है। अभी एजुकेशन के जो शिक्षा का स्तर है, चाहे वो स्कूल की कंडीशंस हो, बाकी चीज़ें हो, तो देख के मुझे सच बताऊँ बहुत तकलीफ़ होता है, जिम्मेदार उसका कोई भी हो। बट वही चीज़ है ना, हम बस समस्याओं पे बात करते हैं तो समाधान भूल जाते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं उस पे काम करना चाहता हूँ। उसके अलावा जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति के साथ साथ हम पर्यावरण को जोड़ते हैं। तो जैसे जिस तरीके से अभी चीज़ें चल रही हैं और यहाँ प्राकृतिक संपदा भी है, तो मैं यही चाहूँगा कि भविष्य में भी बस्तर में जो डेवलपमेंट भी हो वो सस्टेनेबल हो, सतत विकास हो। क्योंकि बस्तर का कोई भी वासी बिना इन्वायरमेंट के नहीं रह सकता, डेवलपमेंट भले कितना भी हो जाए। क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये है कि जब तक एक आदमी खुद में सक्षम नहीं हो जाए कि उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है, तो वो एक सही डायरेक्शन पे नहीं होता। तो अगर उनको डेवलपमेंट के नाम पे अगर आप कुछ और चीज़ भी ऑफर करेंगे, तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि समझने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए सबसे पहले एजुकेशन, ताकि उनको भी समझ में आए कि हमारे लिए सही क्या है और उस हिसाब से वो अपनी डिमांड भी रख सकें। पहला एजुकेशन, और दूसरा आई थिंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई थिंक इतना काफ़ी है, क्योंकि इससे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, बाकी सब चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं। और एक अच्छा जीवन जीने के लिए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जी जी। सुशील, बस्तर की छवि जो धूमिल करती है वो समस्या है नक्सलवाद। जी। तो नक्सलवाद पे आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है, इस समस्या की जड़ क्या है और इसे जड़ से कैसे मिटाया जा सकता है? ये क्योंकि नक्सलवाद एक सोच है, संगठन है, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो यही ये कैसे मिटाया जा यही सकता तो है? बात है। मतलब कि जैसे लोग जिस तरीके से बात करते हैं या जिस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, देखिए मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ और मैं किसी का समर्थन भी नहीं कर रहा हूँ, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जिस तरीके से आती है कि हम एक पॉइंट या टाइम के बाद चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। हो सकता है आप ख़त्म कर दोगे, लेकिन इंसानों को, आप इंसानों को ख़त्म कर सकते हो, लेकिन ये एक विचारधारा है। विचार, किसी की भी विचारधारा को ख़त्म कर पाना इतना आसान नहीं होता है। तो जैसे नक्सलवाद जिस तरीके से शुरू हुआ था, देखिए वही चीज़ कह रहा हूँ, उन्होंने जो रास्ता अपनाया वायलेंस का, वो तो गलत है। मैं उस रूट कॉज पे बात करना चाहूँगा जिससे वो शुरू हुआ है। तो वो जब शुरू हुआ था उसका कारण ही यही था कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा था या अत्याचार हो रहा था। कहीं ना कहीं लोग खुश नहीं थे शासन प्रशासन से। तो मेन रीज़न वो है कि उनको जो चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। तो उस वजह से शुरू हुआ था, बट कहीं ना कहीं लगता है कि वो भी अब अपने रास्ते से भटक चुके हैं। तो इसलिए उस चीज़ को तो मतलब कहीं ना कहीं ख़त्म करने की ज़रूरत है। बट
वही बात है ना कि ये जड़ से कैसे ख़त्म होगा। तो अगर जड़ से ख़त्म करना है तो मेरा वही मानना है कि एजुकेशन ही है। हम कितनी भी बाकी चीज़ों की बात लें, वो सड़क नहीं ख़त्म कर सकता उसको, बिल्डिंग नहीं ख़त्म कर सकता उसको, या फिर आप एरोप्लेन सॉरी एयरपोर्ट बना दीजिए या फिर कुछ और होटल खोल दिए, वो चीज़ें नहीं ख़त्म कर सकती हैं उसको। अगर कोई चीज़ ख़त्म करेगी तो वो एजुकेशन है। क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि जैसे अगर मेरे लाइफ में कोई चेंज आया है, अगर आज सुशील संसद भवन में जाके बोल पा रहा है, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न होगा, वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। मैं ये नहीं बोलता कि मेरे पास 10 डिग्रियाँ हैं, 20 डिग्रियाँ, या फिर मैंने फॉरेन में जाके एजुकेशन ली है। मैं भी यहीं पे पढ़ाई की है और मैंने भी यहीं किया है। बट मुझे बस इतना लगता है कि ये क्वालिटी मुझे जब मिली तो कहीं ना कहीं मेरा माइंड जो है एक ब्रॉड सेंस में खुल गया। जब खुला तो मुझे ये चीज़ें समझ में आने लगी कि क्योंकि देखिए अब मैं इजिली इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता किसी के साथ। सोचने समझने की जो सोचने समझ क्षमता है क्षमता वो है मिली है। वो मिल जाती है। हम्म। क्योंकि देखिए एक चीज़ जो यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पे, हमारे बस्तर के लोगों को इजीली इन्फ्लुएंस कर लिया जाता है। वो किसी की बातों में आसानी से आ जाते हैं, चाहे वो राजनेता हो, नक्सली हो, या कोई और हो। सारे के सारे बस्तर के लोगों को बहुत आसानी से अपने बातों में ले लेते हैं। तो इस वजह से क्या होता है ना, वो कहीं ना कहीं दूसरों की बातों पे चलते हैं। वो अपना जो खुद नहीं खुद सोचते, नहीं खुद सोच नहीं पाते, समझते, खुद नहीं ढूंढते नहीं ढूंढते। जवाब। जबकि ऐसा नहीं है कि उनको जवाब नहीं पता, उनको जवाब पता है, उनको रास्ता पता है, उनको सब पता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले अगर किसी को ध्यान देना चाहिए तो वो एजुकेशन पे ही ध्यान देना चाहिए, चाहे मैं हूँ या फिर कोई और है जो बस्तर के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। क्योंकि तब जाके, चाहे वो नक्सलवाद हो या चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, बेरोजगारी की समस्या हो, जहाँ हम, मेरे को बहुत बुरा लगता है कि जब बस्तर में कोई युवा है वो नौकरी मांगता है, मतलब हम हमेशा मांगने पे क्यों जोर देते हैं। हम कभी ये, मैं सच बताऊं तो मुझे ये लगता है कि हो सकता है, वही चीज़ कह रहा हूँ कि अब ये तो हाँ पढ़ लिया है, ये कर लिया, तो हो सकता है कि अब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तो इसके लिए आसान है। आसान नहीं है। मतलब हम इस चीज़ पे जोर दें कि हम खुद जॉब क्रिएट करें। यहाँ पे बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं। हमारे पास बैम्बू है, बांस है, हम बांस से कितने सारी चीज़ें बनाते हैं, और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बनाते भी हैं और काफ़ी समय से उसी से उनका रोजगार भी चल रहा है। लेकिन हम इसको बस सीमित कर रखे हैं, मतलब ये लघु इसी उद्योग क्षेत्र में ही इसी लघु क्षेत्र में। उद्योग, जी। इसे एक्सपोर्ट करने की, एक्सपोर्ट करने बाहर की, बाहर ले देशों में जाने की भेजने की बिल्कुल नहीं कोशिश कर नहीं रहे हैं। कोशिश करते। या फिर मतलब हम मार्केट भी कहाँ लेके जाते हैं हम, जैसे अगर कोई सुकमा का आदमी है तो वो सिर्फ सुकमा के मेन मार्केट तक जो लेके जाता है। साप्ताहिक बाजार होते हैं साप्ताहिक उसमें, बाजार होता है। अब उससे ये हो जाता है कि सिर्फ वो उतना ही कमा पाता है जितना कि उसको जरूरत जितने होती है, कस्टमर्स उनको जितने मिल जाते मिल हैं जाते हैं। उतने छोटे से बाजार में। बिल्कुल, या फिर उनका गुजारा चल जाए। जबकि अगर सही तरीके से सोचा जाए, सिर्फ बांस ही क्यों, महुआ हो गया, टोरा हो गया, इमली हो गए, ये जितने भी सोर्सेज, अब बीच में जो ट्रेडर्स आते हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। जबकि अगर एक आदमी समझदार हो जाए तो क्यों ना वो एक गांव का सारा सामान वही उठा के लेके जाए और मेन मार्केट में लेके खुद जाके बेचे, तो उससे प्रॉफिट भी उसको ज़्यादा मिलेगा। और क्यों ना हम सिर्फ उसको बस्तर में, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़, बाहर का तो छोड़िए, कम से कम छत्तीसगढ़ में तो कोशिश करें कि एक स्टेट लेवल में, तो अगर सारे बस्तर वाले मिलके भी अगर कोशिश करें तो ये सारे के सारी चीज़ें को हम एक बड़ा मार्केट बना सकते हैं, और हम खुद ही प्रोड्यूस करके खुद ही मतलब उस चीज़ को डायरेक्ट मार्केट में पहुंचा सकते हैं। हम क्यों बीच में मीडिएटर्स ले आते हैं। तो मतलब इस बारे में भी आई थिंक कुछ लोग सोचते भी होंगे, क्योंकि यहाँ के लोग बट अनभिज्ञ हैं, उन्हें जानकारी नहीं। और जानकारी ज्यादातर नहीं है, ऐसा भी होता है कि यहाँ के लोग जो है वो बाहर जाने से डरते भी हैं डरते भी कि हैं। बाहर जाएंगे हम कैसे करेंगे, इन चीजों बिल्कुल। को कैसे बेचेंगे, कौन खरीदेगा। हाँ बिल्कुल, ये बात भी सही है। और एक कहीं ना कहीं रीज़न ये भी है कि वो कम्युनिकेशन गैप भी है। अब ये है कि जैसे अब यहाँ पे लोकल बोलियां हैं, अब वही बात है भाषाओं को लेके, ऐसा नहीं, मुझे भी अपनी भाषा से बहुत प्यार है। लेकिन बात वही होती है ना कि अब जैसे कोई गोंडी हल्बी बोलता है तो उनको लगता है कि अंग्रेजी को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कि बहुत से ऐसे कमेंट्स भी आए कि जब मैंने वहाँ पे इंग्लिश में भी बोला, तो अब ये था कि छत्तीसगढ़ से हैं तो हिंदी बोल लेता, एटलीस्ट छत्तीसगढ़ी बोल लेता। बट मेरा कहने की पर्सपेक्टिव ये है कि हम, जैसे मैं गोंड कम्युनिटी से आता हूँ तो मुझे गोंडी आती है, मैं गांव में बोलचाल बात कर लेता हूँ, यहाँ पे भी अगर किसी से बात करना तो कर लेता हूँ। तो अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं हिंदी नहीं सीखूंगा, मैं इंग्लिश भी नहीं सीखूंगा, हल्बी नहीं सीखूंगा। जो मेरे कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है वो तो मैं सीखूंगा ना, क्योंकि तब तो मैं अपनी बात पहुंचा पाऊंगा। अगर मुझे आज हिंदी नहीं आती तो मैं यहाँ से अपनी बात कहीं और थोड़ी पहुंचा पाता और अगर खुद मुझे। को दायरे में क्यों बांधना। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप भी है। तो लोग खुद को सीमित भी कर लेते हैं। जब तक आप खुद को थोड़ा और मतलब अच्छे से इम्प्रूव नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तो आप मार्केट में जाके कैसे आप कम्युनिकेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का गैप भी है, कहीं ना कहीं हाँ लोग उस चीज़ को उतने अवेयर भी नहीं हैं। जैसे देखिए बेवरेजेस की बात भी हो तो हमारे पास इतने बेवरेजेस हैं और कंज्यूमर्स भी इतने ज़्यादा हैं। मतलब अगर यहाँ पे महुआ या फिर ताड़ी ये सारी चीज़ें मिलती हैं, इसका डिमांड भी उतना ही है। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, मुश्किल से 10-20 रुपए में हम बेचते हैं, जबकि वही चीज़ को बाहर में लोग एक ब्रांड दे के
हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो बताइए इसमें अब यूज किन का हो रहा है? बस्तर वालों का हो रहा है, जबकि मार्केट हमारा है, सारा मिनरल्स प्रोडक्ट हमारे, हमारा है। प्रोडक्ट्स हमारे हैं। बट कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स हम बन गए हैं और प्रोड्यूसर्स वो हो गए। जी तो जी। ये लगता है कि कहीं ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इंसान को कहीं ना कहीं, क्योंकि एजुकेशन जो है वो एक कैरेक्टर बिल्डअप करता है, और कैरेक्टर ही है जो आपको एक विजन देता है। तो हम्म। बस्तर को एक विजन की ज़रूरत है और उसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत है। जी। सुशील जी, अभी हमारे साथ हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं और वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी। आइए उनका सवाल सुनते हैं। जय जोहार सर। थोड़ी थोड़ी आती है सर। थोड़ी थोड़ी आती है। जी। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ भाई कि बस्तर के युवाओं को आपकी तरफ से क्या संदेश है, विशेष रूप से उनके लिए जी। जो किसी तरह से नक्सलिज्म में आगे बढ़ गए थे, संगठन की तरफ चले गए थे। जी। वापस तो काफी संख्या में आ रहे हैं, बिल्कुल लेकिन आपकी तरफ से कोई संदेश उनको हो तो बहुत अच्छा हो जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने तरफ से जो भी बेहतर से बेहतर संदेश है वो दे पाऊँ। और खैर उससे पहले सर, आपको भी बहुत बहुत मतलब धन्यवाद कि जिस तरीके से आपका प्रयास रहा है बस्तर को लेकर, और जिस तरीके से आप लोग का विजन है, काफ़ी हद तक चीज़ें सफल हो पा रही हैं, इसलिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और उपज का उसका संग्रहण अच्छे से हो सके, प्रसंस्करण अच्छे से हो सके, कम से कम एक स्टेप, और उसका विपणन हो सके, लॉजिस्टिक्स डेवलप हो सके, मार्केट अवेलेबल हो सके, और पूरा हब बन जाए हमारा बस्तर। जी। जी। ऐसा मुझे लघु वनोपजों के संदर्भ में और फूड प्रोडक्ट के लिए जी। 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 ऐसा मुझे बिल्कुल स्पष्ट लगता है। ठीक है सुशील भाई, बढ़िया बढ़िया मेरे भाई। ठीक, धन्यवाद सर। पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि और यहाँ के जो युवा हैं, बस्तर के या फिर छत्तीसगढ़ के या पूरे देश के ही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है युवा तो युवा होता है। और एक एमपी साहब है, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही थी। सबसे पहले उस बात के साथ मैं शुरू करना चाहूँगा कि हमेशा हमारे दिमाग में ये होता है कि युवा जो है भविष्य है, परंतु मेरा ये मानना है कि युवा जो है वो सिर्फ भविष्य ही नहीं, वर्तमान भी है। क्योंकि हम जो वर्तमान गढ़ेंगे वही हमारा भविष्य होगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए पहली बात तो सारे युवाओं को काम करना चाहिए। तो और काम कैसा करना चाहिए? वो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, जिससे किसी दो लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आए। हम क्या करते हैं, हमेशा खुद को ध्यान में रख के काम करते हैं, पर मेरा ये मानना है कि बस्तर के युवाओं को बस्तर को ध्यान में रख के काम करना चाहिए। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ या भारत देश को ध्यान में रख के काम करना चाहिए, क्योंकि बदलाव उस चीज़ से आता है जब हम खुद पे, हाँ, खुद पे काम करना चाहिए कि हम खुद को कैसे और सुधारें, खुद के मानसिक स्थिति को, खुद के शरीर को, उन चीज़ों को हम कैसे और बेहतर करें, उस चीज़ पे ज़रूर जोर देना चाहिए। पर जब हम विकास की बात करते हैं तो लोगों को या बस्तर के लोग, युवाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे कुछ करने से मेरे इर्द गिर्द चार लोगों को कितना फ़र्क पड़ता है। तो उसी चीज़ से, और मेरा बार बार जोर तो पढ़ाई पे ही है, और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई पे ही है। तो मेरा यही है, क्योंकि जैसे यहाँ ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है, क्योंकि बहाने बहुत हैं हमारे पास। मतलब ये है कि यार अच्छा स्कूल नहीं है यहाँ पे, या फिर फीस बहुत ज़्यादा है तो मैं पढ़ नहीं सकता। बट ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारे स्कूल्स हैं जो खुल चुके हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से भी चल रहे हैं, और जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाया जा रहा है। तो उन स्कूलों का सहारा लें, तो हम ड्रॉप आउट्स क्यों करें? और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सिर्फ इतना मतलब है कि आप तब तक पढ़ाई करें जब तक सही और गलत में फ़र्क करना आप ना सीख जाएं। क्योंकि लोगों को लगता है कि हम बहुत सारी डिग्रियां ले लें, ये कर लें, तो वो अलग चीज़ें हैं। वो आप सिर्फ जैसे एक रिपोर्ट में चीज़ें अच्छी लगती हैं उस तरीके से आपकी रिज्यूमी अच्छी हो जाएगी, बट कहीं ना कहीं जब आप किसी के समझ जाओगे तो वो चीज़ें समझ में आती है। तो और दूसरा चीज़, वो स्किल्स के काम करें। मतलब बस्तर के जितने भी युवा हैं वो स्किल्स पे काम करें। अगर उनको कहीं ना कहीं, अगर जैसे जैसे अभी मैंने क्राफ्ट की बात की, अगर उनको क्राफ्टिंग अच्छी लगती है, वो कुछ बनाना अच्छा जानते हैं, तो वो उस चीज़ पे काम करें, भले नौकरी ना करें। अगर वो कुछ और बेहतर कर सकते हैं, चाहे खाना पकाना हो, या फिर जैसे हम बस्तर में जैसे बहुत सारे ज्वेलरीज बनाए जाते हैं जो हैंडमेड होते हैं,
तो अगर वो अच्छा काम कर सकते हैं तो जो भी लोकल चीज़ है उस चीज़ पे काम करें, क्योंकि वो उनका स्ट्रेंथ है। और स्पोर्ट्स में जैसे हम बहुत अच्छे हैं तो स्पोर्ट्स पे ध्यान दें। अब वही बात है ना, लोग कहते हैं मौका नहीं मिलता, बट कभी कभी मौके बनाने पड़ते हैं, मौके मिलेंगे नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि बस्तर ऐसा क्षेत्र है जहाँ मौका आप आसानी से बना सकते हो। देखिए, एक बहुत सिंपल सा चीज़ है जो शायद लोग सब कनेक्ट करेंगे, वो चीज़ ये है कि अगर बस्तर से और भी कोई जाके बोला होता, या फिर अब तक ऐसा हो चुका होता कि 5-6 लोग बोल चुके होते, तो शायद सुशील का नाम नहीं आता। लेकिन अगर आज सुशील का नाम आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे रीज़न यही है कि सुशील अब तक का पहला है या दूसरा है जो जाके वहाँ बोला है इंग्लिश में, इस वजह से उसका नाम आ रहा है। मतलब जब ये चीज़ कॉमन हो जाएगा तो सुशील को कौन नाम लेगा? कोई नहीं लेगा। तो ये हमने अब तक इस चीज़ को कॉमन नहीं किया है, तो इस चीज़ को हम कॉमन कर दें तो सुशील की क्यों बात होगी? तो हर कोई भी कर सकता है ये चीज़। तो मेरा सारी युवाओं से ये मैसेज देना चाहूँगा कि आइडियोलॉजी जो है आप इतनी अच्छी बनाइए ताकि आप किसी के बातों पे ना आए। आप खुद अपने बारे में सोचना सीख जाइए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और अपनी संस्कृति से तो बेशक जुड़ा होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, कम्युनिकेशन के लिए भाषाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है, तो आप हल्बी गोंडी सब सीखिए उसी के साथ साथ, लेकिन छत्तीसगढ़ी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ये सारा सीखना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये सब भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और उन भटके युवाओं के लिए जिन्होंने नक्सलवाद का सहारा लिया है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे किसी भी चीज़ को, मतलब अगर बदलाव चाहते हैं तो उसके कई तरीके होते हैं। जैसे मैंने कहा कि अहिंसा का रास्ता कहीं से सही नहीं। आप किसी की ज़िंदगी ही ख़त्म कर दे रहे हो, लेकिन आप एक की नहीं कर रहे हो, उसके परिवार में 4 हैं, उन चारों की ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं जैसे अभी मेरे पिताजी नहीं हैं तो उनके जाने के बाद जो मेरी ज़िंदगी में बदलाव आए मैं महसूस कर सकता हूँ, मेरे घर के 4 लोग कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जब उस नक्सलवाद से पीड़ित जितने भी परिवार हैं, जब उनके, अब देखिए सीआरपीएफ में जितने जवान होते हैं वो सब प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र से होते हैं, उनकी क्या गलती है बताइए? अगर आपकी दुश्मनी प्रशासन से है तो आपको प्रशासन से निकालना चाहिए। अगर आपकी दुश्मनी किसी और से है तो अब उस तक आप अपना जो भी एक्शन लीजिए। ऐसे हमारे देश के जवान तो हमारे रक्षा के लिए है ना, अब उनकी जान ले रहे हो और उनकी वजह से जो 4 जिंदगियां वो जी रही हैं उनका क्या? कहीं ना कहीं ये है मेरा कहना कि ये गलत है पूरी तरीके से। तो इन भटके हुए युवाओं को जैसे अगर वापस मुख्य धारा में लाना है, तो अब इसके लिए सिर्फ मैं तो एक जो रिक्वेस्ट है मैं सारे जनप्रतिनिधियों से भी करना चाहूँगा, अगर मेरी बात उन तक पहुँचे, कि अगर सारे जनप्रतिनिधि भी अपना काम ईमानदारी से करें। अगर एक सड़क पे चलता हुआ आदमी, अगर उसको ये महसूस हो कि मेरी गाड़ी सही सलामत है, मतलब इस सड़क पे मैं आराम से अपनी गाड़ी चला सकता हूँ। अगर एक स्कूल में बैठे हुए बच्चे को अगर इस बात का आश्वासन हो जाए कि मेरी ऊपर की छत मेरे ऊपर ना गिरे, या फिर उसको इस बात का आश्वासन हो जाए कि आज मुझे जो भोजन मिलेगा उसमें छिपकली या फिर कुछ और ना गिरे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ का विरोध करने लग जाएगा। या बस्तर के लोगों को इस बात का आश्वासन हो जाए कि यहाँ पे सतत विकास होगा, तो कोई भी बस्तर का वासी जो है सड़क पे नहीं आएगा। तो प्रदर्शन करना या किसी भी चीज़ के विरोध करने की नौबत नहीं आएगी। तो ये मेरा जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। मेरा किसी पार्टी विशेष से मतलब नहीं है, मेरा बस इतना है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपने इसको दायित्व समझे। और जितने भी भटके हुए नक्सल हैं, मेरा उनसे इतना अनुरोध है कि जिस तरीके से अभी सरेंडर हो रहे हैं, जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं जिला जो प्रशासन है, जैसे गृह मंत्री जी और जो विष्णुदेव साय जी की सरकार है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना भी देता हूँ। पर मेरा ये मानना है कि अगर इनको जैसे अपनी बात रखनी भी है, तो जैसे अभी सरेंडर नेता जो रुपेश जी हैं, उन्होंने जैसे कहा कि हम संविधान का रास्ता अपनाएंगे, कलम का रास्ता अपनाएंगे, तो बिल्कुल अपनाइए, वो ज़्यादा बेहतर रास्ता है और उसमें लोग भी आपका साथ देंगे। क्योंकि जब आप इस चीज़ को लेके, लोगों के मुद्दे को लेके संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप अपनी बात रखोगे, तो बिल्कुल लोग खुल के आपका समर्थन कर पाएंगे, और हो सकता है शायद आपकी बात तब ज़्यादा सुनी जाए। तो भटके हुए लोगों से तो ये है, क्योंकि जंगल में ज़िंदगी जीना, वो क्या ज़िंदगी है जब आप परिवार के साथ नहीं रह पा रहे हो। क्योंकि देखिए, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ ना, अब जैसे अभी गृह मंत्री जी आए हुए थे, तो हिडमा की जो मम्मी है उन्होंने कहा कि बेटा घर वापस आ जा। तो अब आप बस अपने बारे में सोच रहे हो, आपकी मम्मी का क्या, जो आपके बगैर इतने वक्त से रह रही है, आपकी बहन या फिर आपके परिवार वालों का क्या? तो मेरे हिसाब से उनको भी अपने परिवार वालों के बारे में सोचना चाहिए, वापस आना चाहिए, मुख्यधारा में जुड़ना चाहिए।
जी, तो सुशील, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपने अपनी पूरी यात्रा हमारे सामने रखी, आपने अपने विचार हमारे सामने रखे, और उम्मीद है कि जो श्रोता आपको सुन रहे हैं या फिर जो भटके हुए युवा आपको सुन रहे हैं, उन्हें आपकी बातों से प्रभाव ज़रूर पड़ेगा और वो कोशिश करेंगे कि वो मुख्य धारा में वापस आ जाए और हथियारबंद विरोध जो वो कर रहे हैं, जी, नक्सलवाद का रास्ता जो अपनाया है, उसे छोड़ दें। तो आपने अपना समय दिया और हमसे इतनी सारी बातें की, इसके लिए आपका धन्यवाद। नहीं नहीं, आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप लोगों ने मुझे समय दिया एक्चुअली और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करता हूँ कि मैंने कोशिश की होगी कि अपनी बात अच्छे से रख पाऊँ। और खैर, अगर मेरे पास से कोई सहमत नहीं भी होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। पर खैर, सबकी अपनी अपनी सोच है और कोशिश ये करें कि बस्तर का विकास हो जी और हम सब खुश रहें। जी, चलिए। थैंक यू।